समय रैना जी के शो में जब रणवीर अलाहाबादिया जी गए, इंडियाज गॉट टैलेंट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उनकी चीज़ें, पर एक मेंटल प्रेशर था। मेंटल प्रेशर क्या था? कूल दिखना है मुझे। थोड़ा सा भी अगर आपके घर के वास्तु में डिफेक्ट हो और आपकी कुंडली में बड़ा राजयोग भी क्यों ना हो, याद रखना भुगतना तो पड़ेगा बॉस। कि मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों का जो दिमाग है और दिल है वो वास्तुशास्त्र की तरफ ज़्यादा रहे, ना कि मेरी तरफ। सिविल को ना चेंज करते हुए, आप दिशा को ना चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट्स डाल के आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, बस इतना करके भी हम अपने वास्तु को काफ़ी परफेक्ट और रहने लायक बना सकते हैं। लोगों का कहना है कि वास्तु हर चीज को अफेक्ट करती है। लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र जो है ये घर बनाने से शुरू होता है। वास्तुशास्त्र शुरू होता है लैंड को सिलेक्ट करके। जो भूत प्रेत का साया घर पे होता है, इसका और वास्तु का कोई लिंक? अभी इस वक्त हम लोग नागपुर महाराष्ट्र में हैं। अपने ही नागपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको कहा जाता है वर्धमान। तो वहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस है सर। तो वो हॉन्टेड हाउस की बहुत कठिन कहानी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन सनी साइड अप। आज हमारे साथ स्टूडियो में महेश मानकर जी हैं। महेश मानकर जी इज़ एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। महेश जी ने काफ़ी रिसर्च किया है लाल किताब पे भी। महेश जी को लाल किताब का भी काफ़ी नॉलेज है एंड उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू महेश जी। सो महेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। राधे राधे। राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल महेश जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में शॉर्ट में बता दें कि व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं और आपका मतलब किन चीज़ों में रुचि है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे बारे में अगर कहना हो तो बहुत कुछ कहा भी जा सकता है, पर बहुत कुछ रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोगों का जो दिमाग है और दिल है, वो वास्तुशास्त्र की तरफ ज़्यादा रहे, ना कि मेरी तरफ। तो वास्तुशास्त्र में मैं पिछले 15 सालों से कार्यरत हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वास्तु। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे लोगों के ये स्टेटमेंट्स होते हैं, "सर कुंडली में तो कोई दोष नहीं है जी, पर क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे जीवन में? क्या वजह हो सकती है इसकी?" इसकी वजह बिल्कुल साफ है, वो है आपके घर का वास्तु। थोड़ा-सा भी अगर आपके घर के वास्तु में डिफेक्ट हो और आपकी कुंडली में बड़ा राजयोग भी क्यों ना हो, याद रखना भुगतना तो पड़ेगा बॉस। और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने आया हूँ और मैं बिल्कुल शुक्रगुज़ार हूँ सर का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक दिस। यू फॉर कमिंग महेश जी, थैंक यू। अब चलिए वास्तु से ही स्टार्ट करते हैं। वास्तु, कई लोग ऐसे हैं जो कि रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं, रेंटेड घर में रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना वास्तु को अकाउंट में लिए हुए अपने घर बना लेते हैं। तो करेक्ट। फिर दिशा के इश्यूज होते हैं। तो ये बताइए कि जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड घरों में जाते हैं, उनके लिए क्या रेमेडीज है वास्तु के? अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग रेंटेड भी रहते हैं, बहुत सारे लोग एस्टैब्लिश्ड घरों में रहते हैं। जी। तो क्या अगर मेरा दरवाज़ा साउथ फेसिंग हो जी। या साउथ डायरेक्शन में हो, तो अब मैं उसको पैक तो नहीं कर पाऊँगा, जी। क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। सो बहुत सारी जगहों पर काम करने से अच्छा अगर हम अपने वास्तु पर कुछ इम्पोर्टेंट जगह पर भी काम करता है ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। ओके। अब मैं साउथ डायरेक्शन को तो बंद नहीं कर सकता, वो दरवाज़ा एक बार खुल गया। बहुत सारे लोग ये भी हो सकते हैं कि उनका मेन डोर ही साउथ हो। जी। अब ऐसे चीज़ों में क्या करेंगे हम, राइट साइड से पैक्ड है, लेफ्ट साइड से पैक्ड है, मतलब ईस्ट से भी पैक्ड है, वेस्ट से भी पैक्ड है। नॉर्थ तो घर का पिछवाड़ा हो गया, तो वहाँ से तो कोई बिल्कुल अंदर नहीं आ नहीं सकता आ है। सकता। जी। सो ऐसे केसेज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे-छोटे रेमेडीज़ कर सकते हैं और छोटे-छोटे रेमेडीज़ से भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलता है लोगों को। तो छोटे-छोटे रेमेडीज़ के बारे में बताइए, मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिए, वो क्या रेमेडीज़ है छोटे-छोटे? जैसे आप अभी साउथ मतलब डोर एंट्री की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे घर की एंट्री गलत है, तो इसको इसको कैसे रेमेडिफाई कर सकते हैं बिना डोर को हटाए? यस, एग्ज़ैक्टली। मैंने देखा हुआ है ना आजकल बहुत सारे लोग, उनकी अपॉइंटमेंट बुक्ड होनी चाहिए वास्तुशास्त्र की, जी। उनके कोर्सेज़ सेल होने चाहिए वास्तुशास्त्र जी। के। जी। उस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्होंने मार्केटिंग किया हुआ है कि कौन कहता है साउथ साइड का वास्तु अच्छा नहीं होता? कौन कहता है साउथ साइड में दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं? सी हमारे पूर्वज कह रहे हैं, जी। तो अगर हमारे पूर्वज कह रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो सोच समझ के ही कह रहे होंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। जी। और वास्तु ये हमारा नहीं है, उनसे हमारे पास में आया हुआ जी। है। सो ये बिल्कुल गलत है कि आपका जो वास्तु है, आपका जो एंट्रेंस है, डोर है, वो साउथ फेसिंग नहीं चलेगा। साउथ फेसिंग चलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगा, साउथ फेसिंग इज़ गुड।
बट नॉट वेरी गुड। अब इसको दरवाजे को बंद तो नहीं करना चाहिए। अब इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फेंगशुई का बागुआ मिरर आता है, ओके, दैट इज BAGUA। ओके, कई लोग इसको पाकुआ मिरर भी कहते हैं, PAKUA, ओके, चाइनीज वर्ड है, तो इट्स पाकुआ और बागुआ मिरर। तो अपने डोर के ऊपर अगर हम लोग उसको इस्टेब्लिश कर दिए, तो साउथ से आने वाली जो एनर्जीज है उसको ब्लॉक किया जाएगा। ओके, इनफैक्ट उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा दूसरे डायरेक्शंस में, तो क्योंकि वहां पे मिरर यूज होता है। राइट, तो बेसिकली आप ऐसे मतलब छोटे ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट्स और ये अलाइनमेंट से आप मतलब सिविल को ना चेंज करते हुए, आप दिशा को ना चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट्स डाल के आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। आप अपने जो एनर्जीज़ हैं, उनको आप पॉजिटिव कर सकते हैं घर के, आपका कहना है। एग्जैक्टली कुछ छोटी मोटी चीजें, कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, बस इतना करके भी हम अपने वास्तु को काफी परफेक्ट और रहने लायक बना सकते हैं इनफैक्ट। राइट। वास्तु का अ, मैं तो बहुत मानता हूँ वास्तु में महेश जी, लेकिन वास्तु को आप थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अवेयरनेस ऑफ वास्तु कितना ज़रूरी है? क्योंकि हर घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, हेल्थ है, रिलेशनशिप है। लोगों का कहना है कि वास्तु हर चीज़ को अफ़ेक्ट करती है। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरा पर्पस वास्तु के बारे में जानने से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वास्तु आप जब घर चुनते हैं या आप घर बनाते हैं, तो वास्तु को कंसीडर करना कितना ज़रूरी है आपके वेल बीइंग के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे आपने कहा कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। जी, एक फैमिली कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है जनरली? हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस। जी, ये चारों के अंदर में ही उनकी पूरी दुनिया है। जी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस। जी, करियर में आप अगर एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन कम्स अंडर करियर। जी। अगर आप जॉब और बिजनेस कर रहे हो सो दैट कम्स अंडर योर करियर, या। राइट? जी, आप एक छोटा सा भी अगर डिफेक्ट ला लेते हो अपने वास्तु में या निग्लेक्ट कर लेते हो, मान लीजिए आज कई सारे लोग अपना घर बनाने जाएंगे और वो कई सारे लोग घर बनाने में एक छोटी सी गलती कर बैठेंगे। अब सबको पता है कि साउथ ईस्ट ये मेरा अग्निकोण है और मैं वहाँ पर ही लैट्रिन बाथरूम बना दूँगा। वहाँ पर फिर जल तत्व को हम लोग लेकर आ जाएँगे। जब वहाँ पर अग्नि होना चाहिए और आप वहाँ पर जल दे रहे हो, तो समझ जाना हेल्थ इश्यूज़ तो आ जाएँगे घर पर। राइट। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र जो है, ये घर बनाने से शुरू होता है। उहुँ, नहीं। वास्तुशास्त्र शुरू होता है लैंड को सिलेक्ट करने से। अच्छा। मैंने देखा हुआ है कई सारे लोगों के जो प्लॉट्स होते हैं ना, वो अलग-अलग शेप के होते हैं। जी, राइट, कोई ट्रायंगल बना देता है, कोई अलग-अलग शेप बना जी, देता जी, है। जी। बट द करेक्ट शेप फॉर द लैंड इज़ वेरी सिंपल। इट शुड बी स्क्वायर, दैट इज़ 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, और इट शुड बी रेक्टेंगल, दैट इज़ 1:2 के रेशियो में होना चाहिए। जी, सो 1:1 और 1:2 इज़ द गुड शेप फॉर वास्तु। स्क्वायर, राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट रेक्टेंगल। जी। इसके बाहर का कोई लाइन नहीं होना चाहिए, शुरुआत वहाँ से होती है। पर लोग इन्हीं चीज़ों को नेग्लेक्ट कर लेते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो लोगों को अवेयर करने का, बिल्कुल। कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मैं वास्तु में बहुत विश्वास करता हूँ और जब मेरे घर का वास्तु हुआ था, तो भी मुझे काफ़ी डिटेल्स मिली और मुझे ये समझ में आया कि हाँ, हमारे डेली लाइफ़ में भी वास्तु अफ़ेक्ट करती है। करेक्ट। अ, मैं व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि मेरे रूम की बाथरूम पोज़ीशनिंग को लेके वास्तु वालों का कहना था कि आपके रूम में हर समय आप लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। बिकॉज़ वो आपकी दिशा का यहाँ एनर्जीज़ का इश्यू है। वो चीज़ हमको कुछ टाइम से रियलाइज़ भी हो रही थी, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट्स डाल के रेक्टिफ़ाई किया। तो मु मेरा ये कहना है कि हम हो सकता है बहुत सारे एक्सटीरियर फोर्सेस पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। बट हो सकता है कि ये जो छोटे-छोटे हमारे रूट में जो हमने घर में छोटी-छोटी प्रॉब्लम रखी है, इसका अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे सक्सेस और फेलियर से रिलेटेड है और हम सब अपने दिनचर्या में वास्तु को अभी भी नहीं लाते हैं। तो लोगों में आपके काम की अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। बहुत। चाहे वो रेंटेड घर लें या प्लॉट खरीदें या घर बनाएँ। तो वास्तु एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसको लोग निग्लेक्ट करते हैं और उसको छोड़ के बाकी सारे एस्पेक्ट पे काम भी क करते हैं, खर्चे भी करते हैं। खर्चे भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आज आए हैं क्योंकि मैं आप ही के थ्रू महेश जी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को उतना ही वैल्यू दें जितना कि आप बाकी अपने एस्पेक्ट्स को देते हैं लाइफ़ के। वैसे भी वास्तु बार-बार नहीं बनता है, एक ही बिल्कुल, बार बनता है। वो वन टाइम है। और आपको मतलब रेमेडीज़ भी जो करनी है वो वन टाइम ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ रेगुलरली वास्तु में करनी है। दीज़ आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और ये सब उनकी प्लेसमेंट्स होती है। तो आई थिंक व्यूअर्स को ये जानना भी ज़रूरी है कि वास्तु एक एक्सपेंसिव अफ़ेयर नहीं है। आप करेक्ट। घबराएँ ना कि वास्तु करना, ओह माय गॉड मेरे बहुत पैसे खर्च होंगे। वास्तु इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल अफ़ेयर और वो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े चेंजेस कर सकती है। ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। यस, करेक्ट।
महेश जी, आपने अभी अग्निकुंड बोला कि अग्निकुंड में अगर आपने को पानी रिलेटेड आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो आपको उसका असर नेगेटिव ही रहेगा। तो राइट। ये अग्निकुंड और पानी, ये तो एलिमेंट्स हो गए। तो ये वास्तु में ये एलिमेंट्स के बारे में बताइए कि ये क्या है, तत्वों के बारे में बताइए? देखिए, एक कहावत है या ऐसा कहा जाता है, आदमी जो है वो पंचतत्वों से बनता है जी, बिल्कुल, और पंचतत्वों में ही विलीन हो जाता है। बिल्कुल। तो ये पंचतत्व एग्ज़ैक्टली क्या है? हमारे वेदों में पंचतत्व यानी 5 तत्व, जी, देयर आर टोटल 5 एलिमेंट्स। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। जी, ये हमारे लिए सबसे 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। असली वास्तुशास्त्र का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले वास्तु को जानना पड़ेगा। वास्तु यानी जहाँ पर आप वास करते हो, टू रिसाइड, राइट। राइट? तो ये आप जहाँ पर रहते हो, क्या सिर्फ़ हम लोग अपने घरों में रहते हैं? नहीं। हम अपने ऑफ़िसेज़ में भी रहते हैं, हुँ, हुँ, हम अपने शॉप्स में रह सकते हैं, राइट, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। जहाँ पर आप अपना थोड़ा-सा भी समय स्पेंड करते हो, मतलब वहाँ पर आपका वास है, राइट, आप वहाँ पर रहते हो, तो उस जगह को कहा जाता है वास्तु। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? साइंस, नॉलेज, राइट? तो इन चीज़ों का नॉलेज होना ही असली वास्तुशास्त्र है। राइट। अब मैं इसकी दूसरी डेफ़िनेशन आपको बताता हूँ। हमारे जीवन में या इस पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं। हुँ, हुँ, इन 5 तत्वों को अपनी-अपनी जगह पर प्रॉपरली इस्तेमाल करना ही असली वास्तुशास्त्र है। राइट। जब आप इनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो, इन 5 तत्वों को बराबर उन डायरेक्शंस में जहाँ पर वो तत्व बिलॉन्ग करते हैं, उन डायरेक्शंस में अगर आप लगाते हो, तो आपका वास्तुशास्त्र का ज्ञान काफ़ी अच्छा है। और अगर बाय मिस्टेक या लैक ऑफ अवेयरनेस के चक्कर में अगर हम घर बना भी लेते हैं और हमको कोई एलिमेंट्स की इश्यूज़ होती है कि हमने गलत जगह पे गलत एलिमेंट को डाला है, तो इसको भी क्या रेमेडिफाई कर सकते हैं आप? यस, सबसे पहले एलिमेंट्स को सही जगह पर लगाना ये वास्तुशास्त्र हुआ। जी, लेकिन इनमें से एक भी एलिमेंट इधर से उधर चला गया, तो वो वास्तु दोष हो गया। जी, तो वास्तुशास्त्र का भी अर्थ मैंने बता दिया, वास्तु दोष का भी मैंने बिल्कुल। आपको अर्थ बता दिया। तो वास्तु दोष को आप एलिमिनेट कर सकते हो और वो भी कुछ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके ही कर सकते हो। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अग्नि कोण है। अग्नि कोण में आपने जल तत्व का इस्तेमाल किया हुआ है, हुँ, हुँ, तो वहाँ पर अग्नि तत्व को एक्टिवेट कर दीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम्स ऑफ रेड जैस्पर के टंबल स्टोन। रेड जैस्पर किस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करता है? ये अब्ज़ॉर्ब करता है प्लैनेट मार्स राइट। की एनर्जीज़ को। हुँ, हुँ, और सबसे ताकतवर फायरी एलिमेंट्स हमारे पास में 2 ही है। एक है सूर्यदेव और एक है मंगलदेव। हुँ, हुँ, वैसे केतु भी आता है उसके अंदर में, लेकिन मंगलदेव और सूर्यदेव ये सबसे पावरफुल अग्नि एलिमेंट है, फायर एलिमेंट्स है। तो 100 ग्राम्स ऑफ रेड जैस्पर टंबल स्टोन्स को वहाँ पर लगाना, मतलब मार्स की एनर्जी को एक्टिवेट करना। हुँ, हुँ। मार्स की एनर्जी को एक्टिवेट करना मतलब अग्नि तत्व को एक्टिवेट कर देना। तो ये जो छोटे-छोटे रेमेडीज़ हैं, ये करके हम अपने वास्तु दोष को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट लोग करते क्यों नहीं है? महेश जी, अब मान लेते हैं कि हमने घर बनाया और गलती से अग्निकुंड के एरिया में हमने स्विमिंग पूल बना दिया, मान लेते हैं। हुँ। तो अगर वहाँ स्विमिंग पूल है, अब स्विमिंग पूल तो बना दिया है, बहुत महँगा है, स्विमिंग पूल तोड़ना तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्या हम स्विमिंग पूल का भी एरिया की एनर्जीज़ को वापस रेमेडिफाई कर सकते हैं? यस, वहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। अब जनरली लोग आपने नोटिस किया होगा कि स्विमिंग पूल है, जी, उसके बेस का कलर ब्लू है, जी, क्योंकि वो ब्लू क्यों करते हैं? ताकि वो अट्रैक्ट करे, प्योर प्योर पानी दिखे। जी। पानी का कलर है ब्लू, हुँ, हुँ। अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो पूरा अट्रैक्शन खराब कर देगा। जी। एक काम कर सकते हो, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट वहाँ पर आ जाता है, वो दोनों आ जाते हैं। एक है बृहस्पति हुँ, हुँ। और दूसरे है मार्स। तो या तो आप वो जो वॉल है आपका, वहाँ पर आप कलर का इस्तेमाल कर लीजिए, बृहस्पति का कलर है येलो, येलो को इस्तेमाल कर लीजिए। मार्स का कलर है रेड, आप रेड को इस्तेमाल कर लीजिए। तो वहाँ पे कलरिंग का पैटर्न आप पूरा चेंज कर दीजिएगा। ओके। हालाँकि इससे इफ़ेक्ट उतना कम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम वही होगी कि वहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया किसने? हुँ, हुँ, हुँ। है ना? बेसिक में ही हम लोग कमज़ोर हो गए जी, थे। जी। बट हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जी, जी, जी। अब ये भाई साहब जिन्होंने वहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया, सबसे पहले उनकी पेइंग कैपेसिटी इसीलिए बनाया। बिल्कुल, नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति तो स्विमिंग पूल बनाएगा नहीं। बिल्कुल। अब ये भाई साहब जो बिज़नेसमैन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब वाले के पास में इतना पैसा या फिर जॉब करने वालों के पास में इतना पैसा तो नहीं रहेगा। राइट। तो ये बिज़नेस वाला व्यक्ति ही होगा। ट्रेमेंडस लॉसेस को फेस करेगा ये व्यक्ति। क्योंकि अगर आप अग्नि कोण में या अग्नि दिशा में जल तत्व ला रहे हो, 2 चीज़ें महसूस करेंगे। सबसे पहले स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स घर में व्यक्तियों को होंगे, जो आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था। जी, दूसरा है सर बिज़नेस में लॉसेस और एक्सपेंसेस। पागल हो जाएगा ये व्यक्ति कि यार अभी तक मेरे इतने लॉसेस नहीं हो रहे थे,
अभी तक मेरे इतने एक्सपेंसेस नहीं हो रहे थे, ये अचानक कहाँ से आ गए भाई साहब। बेसिकली लक्ष्मी का भी अभाव होता है आपके एलिमेंट्स, अगर आप सही तरीके से अगर आपने अपने घर में उसको सही जोन्स में नहीं प्लेस किया एग्जैक्ट, तो लक्ष्मी का भी अभाव होता है आपके लाइफ में। करेक्ट, बिल्कुल सही सर। महेश जी, आपने बताया कि 5 एलिमेंट्स तो अपने हैं, जिसमें से आपने अभी जैसे अग्नि और वाटर, फायर एंड वाटर को आपने एक्सप्लेन किया। तो बाकी 3 एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा व्यूअर्स को फेयर आइडिया दिए कि इनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है आपके घरों में जो भी। बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने फायर को देखा है, जी, अग्निकोण को देखा है। जी। उसी तरह एक सबसे इम्पोर्टेंट कोण होता है हमारे घर के, जहाँ से आपकी एनर्जी जनरेट होनी चाहिए सर। जी। एनर्जी जनरेट कैसे हो सकता है? हम लोग एनर्जी जनरेट कैसे करते हैं? बाय डूइंग मेडिटेशन, हुँ, हुँ। बाय डूइंग योगा और बाय डूइंग पूजा-पाठ, हुँ, बराबर? हुँ, हुँ। तो इसको कहा जाता है ईशान्य कोण, ईश्वर के लिए है ओके। और इसका तत्व होता है जल। तो यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा तत्व लेकर आ जाते हो, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी सर। लोग हमेशा ना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट लेता है। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है सर, डायरेक्शन आइडेंटिफ़ाई करो, वो डायरेक्शन के तत्व आइडेंटिफ़ाई कर लो और वही तत्वों को वहाँ पर प्लेस कर लो। अब ईशान्य है मतलब ईश्वर का वास्तु वहाँ पर होना चाहिए, हुँ, हुँ। आपका मंदिर वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग सर वहाँ बना देते हैं किचन। राइट। अभी मैंने अग्नि में जल बताया, अभी जल में अग्नि बता रहा हूँ मैं आपको हुँ, क्या हुँ, होगा। हुँ, हुँ। मतलब जहाँ पर आपने शांत रहना चाहिए था, जल का स्वभाव कैसा है? शांत है। बिल्कुल। अग्नि का स्वभाव कैसे है? फायरी है, भड़कने वाला है। हुँ। अब आप शांत स्वभाव में भड़कने वाली चीज़ डाल रहे हो तो घर में तो भड़केंगे फिर लोग, झगड़े होंगे। अशांति आएगी घर में। एग्ज़ैक्टली, वहाँ पे भगवान की पूजा-पाठ होनी चाहिए थी, बट आपके किचन में चिकन और मटन बनाया जा रहा है, हुँ, हुँ। तो वो चिकन और मटन बनाकर आप भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ग्रोथ कहाँ से आएगा लाइफ़ में? राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब छोटी-छोटी सवाल उठते हैं लोगों के दिमाग में कि मैं फिश पॉट कहाँ पे रखूँ? गूगल करना शुरू कर देते हैं फिश पॉट कहाँ रखूँ, फिश पॉट कहाँ रखूँ? व्हाई यू नीड गूगल? गूगल बाबा से पूछ लो तो 10 ऐड चलने शुरू हो जाते हैं वास्तु एक्सपर्ट्स के। हाँ, हाँ। फिर वास्तु एक्सपर्ट्स की बड़ी-बड़ी फीस होती है। हुँ, ₹10 पर स्क्वायर फीट, ₹50 पर स्क्वायर फीट, ₹100 पर स्क्वायर फीट। बराबर। कौन पे करेगा इतना? हुँ, हुँ। नहीं ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट्स क्यों लें? आप जैसे इतने अच्छे लोग आज ये चीज़ का अवेयरनेस दे रहे हैं, तो हमें भी मौका मिलता है लोगों को ये कहने का कि आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। राइट। अब फिश पॉट कौन-सा तत्व हुआ, उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? जल। जल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास में 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 डायरेक्शंस हैं। हुँ, हुँ। आप कहीं पर भी लगा सकते हो इस चीज़ को। जहाँ पर जल तत्व है, नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। ऊपर अगर आपके पास में फ्लोर, नीचे अगर मंदिर हो नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर नॉर्थ ईस्ट में जगह है, तो ऊपर नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। नॉर्थ में आप लगा सकते हो, ईस्ट में आप लगा सकते हो। आप जहाँ पर यूज़ कर सकते हो इन एलिमेंट्स को वहीं पर यूज़ करें। राइट। अलग जगहों पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारा ईश्वर का कोना यानी ईशान्य। इसके बारे में बताइए, ईश्वर का कोना यानी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप बोल रहे हैं? येस, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट मुझे डायरेक्शन। भी इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में? आपका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में ही गॉड का टेम्पल या ये सब होना चाहिए। हुँ। इसके बारे में बताइए थोड़ा? चलिए, सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शंस के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी, असलियत में वास्तुशास्त्र में 9 डायरेक्शंस हैं सर। जी। एक 4 है कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस मतलब हमारी इम्पोर्टेंट दिशा है, जो सबको पता है। कौन-सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। राइट। ये हो गई हमारी 4 कार्डिनल हुँ, डायरेक्शंस हुँ। और फिर होती है 4 इनकार्डिनल डायरेक्शंस। राइट। अब इनकार्डिनल डायरेक्शंस कौन-सी है? इनके बीच वाली। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की हुई नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हुई साउथ ईस्ट, राइट? बिल्कुल। फिर उसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच में हुआ साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हुआ नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गई हमारी 4 इनकार्डिनल डायरेक्शंस। जी। फिर उसके बाद में दुनिया का सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करने वाला डायरेक्शन वो है? सेंटर, अच्छा, जिसको कहते हैं हम ब्रह्म स्थान। ओके। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होने वाला पोर्शन है। इसके ऊपर मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ सर आपको, 99.99% लोगों ने गलतियाँ की हुई। अपने ब्रह्म स्थान, घर के ब्रह्म स्थान में। एग्ज़ैक्टली, तो इसके बारे में ब्रह्म स्थान के बारे में थोड़ा बताइए कैसे? यस। सबसे पहले ब्रह्म स्थान को कौन-सा तत्व डिनोट करता है? आकाश, जी। है ना? हुँ, हुँ। आकाश तत्व ये ब्रह्म स्थान को डिनोट करता है। क्या कोई प्लैनेट्स को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकता है। जहाँ पे प्लैनेट्स के निर्माता हम लोग ब्रह्मा द क्रिएटर कहते हैं ना, येस। प्लैनेट्स के निर्माता का अगर वहाँ पर स्थान हो, तो कोई प्लैनेट वहाँ पर राज कैसे कर सकता है? वहाँ पर किसी का राज नहीं, वहाँ पे सिर्फ़ ब्रह्मदेव का राज है और वो खाली होना चाहिए हमेशा। ओके। बट आज की डेट में अगर मैं किसी फ्लैट वाले को बोलूँ,
अरे ये इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया आपने, ये तो खाली होना चाहिए था, यहाँ पर ओपन स्पेस होना चाहिए था। हंसेंगे मुझ पर, कहेंगे कि सर कैसे पॉसिबल है ये फ्लैट्स में। फिर उसके बाद आज के घर आप देखते होंगे कि 1000 1500 स्क्वायर फीट में उन्हें काम चलाना पड़ता है, या 2000 स्क्वायर फीट में भी उन्हें काम चलाना पड़ता है। अब इसमें भी मैं उनको बोल दूं कि ब्रह्म स्थान को खाली रखो, तो उनका आर्किटेक्चर 10 गालियां देगा मुझे। राइट। कौन है तुम्हारा वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, बताओ। मेरा यूटिलाइजेशन जा रहा है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो खाली रखने से तो नहीं होगा फॉर श्योर। इसीलिए बहुत सारे आर्किटेक्चर भी इसको अवॉइड करता है। ओके। जानबूझ के आपको पेपर पे दिखाएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर वास्तु किया हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पर वास्तुशास्त्र किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मेरा वास्तुशास्त्र का इफेक्ट है। लेकिन भाई साहब सेंटर में क्या? सर आपने देखा होगा, साउथ इंडिया की पिक्चरों में भी देखा होगा, या पुराने प्रॉपर्टीज में अगर आप विजिट करते हैं तो आपने नोटिस किया उनका सेंटर स्पेस ओपन होता है, राइट। आंगन में बच्चे खेल रहे हाँ, होते हैं, बीच में एक तुलसी का पौधा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एकदम करेक्ट वास्तु है। तो जो पुराने घर थे जो सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी ओपन रखते थे, ये असली वास्तुशास्त्र है, क्योंकि वहां पर खाली स्पेस चाहिए। आकाश तत्व को मैं भरूंगा कैसे? इज इट पॉसिबल? हुँ, हुँ। आकाश तत्व में आकाश ही होना चाहिए, मतलब खाली स्पेस होना पर चाहिए। ये तो आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और मॉडर्न डिज़ाइन्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसके लिए क्या रेमेडीज़ है, इसके बारे में बताइए? इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। ब्रह्मा द क्रिएटर है। हुँ, हुँ। क्रिएटर ऑफ व्हाट? 9 प्लैनेट्स है। राइट। सबसे पहले अगर आप वो स्पेस को ओपन नहीं कर सकते हो, तो व्हाइट कलर आप वहां पर दे, अपने सेंटर रीजन को पूरा व्हाइट कर दे। ओके। पॉइंट नंबर 1। और अगर आप उसको व्हाइट कर देते हो फिर भी उतनी मदद नहीं मिलेगी आपको जितनी मिलनी चाहिए। हुँ, हुँ। ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ व्हाट? ऑफ एवरीथिंग। यस। वहां पे 9 ग्रहों को एस्टैब्लिश कर दे। अब आप सोचेंगे कि सर 9 ग्रहों को मैं एस्टैब्लिश कैसे कर दूं? क्योंकि 9 ग्रहों की एनर्जी जब तक एक नहीं होती है, हुँ, हुँ। तब तक वहां पर ब्रह्मदेव विराजमान नहीं होंगे। ओके। और इसका मतलब है 9 ग्रहों की एनर्जी को एक ही यंत्र है जो कवर कर सकता है, और वह 9 ग्रह पिरामिड। तो ओके। एक ही काम करना, आप जो है अपने सेंट्रल रीजन में एक लैच का फॉर्मेशन करें, फॉलिंग लैच जिसे हम लोग राइट। कहते हैं, और उसके ऊपर एक 9 ग्रह पिरामिड का स्थापना कर दें। एंड देन सी द मैजिक, आपका ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सबका एक प्रॉपर रेमेडी। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट वास्तु में ब्रह्म स्थान होता है। करेक्ट। राइट। ये कुछ नया सीखा है महेश जी, थैंक यू। ये सब तो महेश जी हम लोग बिज़नेस और फाइनेंसेस और अ, बरक़्क़त की बातें कर रहे हैं। ह्यूमन लेवल पे, इमोशनल लेवल पे वास्तु को आप कनेक्ट कीजिए कि जो हमारे दिनचर्या में भी जो हमारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, ये इनको कैसे वास्तु अफ़ेक्ट करती है? बहुत बढ़िया चीज़ कही आपने। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताया था कि हमारे लिए हमारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? राइट। साउथ डायरेक्शन के डोर के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। हुँ, हुँ। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाली मिस्टेक, सेकंड नंबर की। पहली कौन-सी? ब्रह्मस्थान का ब्रह्मस्थान। खाली ना होना। दूसरी कौन-सी? साउथ डोर या साउथ फेसिंग डोर। तीसरी बता दूँ सर? तीसरी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो बेडरूम बनाता है। ओके। अग्निकोण में बेडरूम, और खुश रहते हैं कि भैया चलो हमने अग्निकोण में जल तो नहीं डाला, पर सर आप अग्निकोण में सो रहे हो। अग्नि मतलब क्या है? फायर है। फायर मतलब कौन-सा? वो पुष्पा वाला मैं झुकेगा नहीं, हुँ, हुँ। राइट? हुँ, हुँ। अब इसका मतलब क्या होगा? अगर आप फायर डायरेक्शन में अपने बेडरूम को बनाते हो और दोनों हस्बैंड और वाइफ वहाँ पर सो रहे हैं, जी। तो क्या होगा? आपका जो ब्रेन है वो फायर बन जाएगा, अशांत रहेगा। अशांत रहेगा। अब दोनों में से एक का शांत होना ठीक है, तब झगड़े नहीं होंगे, पर यहाँ पर दोनों के दोनों अशांत हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? हस्बैंड और वाइफ में सबसे ज़्यादा तू-तू मैं-मैं। देख लेना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी लोग सो रहे हैं, वो सबसे पहले उनका माइंड रेस्टलेसनेस की तरफ होता है, अशांत होता है, हुँ। और झगड़े सबसे ज़्यादा घर में वही लोग करते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम ना हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर आपने पूजा-पाठ किया या जहाँ पर आपने पूजा-पाठ करना चाहिए, वहाँ पर आप सो रहे हो सर। आप मंदिर जाकर सो सकते हैं। किसी को परमिशन होती है मंदिर में सोने की? नहीं। आप नोटिस कीजिएगा हमारे इंडिया के नहीं सर, वर्ल्ड के सारे मंदिर आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड के जितने भी मंदिर हैं, वो सब खाली हो जाते हैं एक टाइम के बाद। रात को सब बिल्कुल। बाहर निकल जाते हैं, पंडित जी बाहर निकल जाते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि मंदिर में सिर्फ़ और सिर्फ़ विश्राम कौन कर सकता है? भगवान। भगवान। हम नहीं कर सकते।
फिर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों विश्राम कर रहे हैं? जहाँ पर सिर्फ़ भगवान विश्राम करने चाहिए थे, वहाँ पर आप विश्राम कर रहे हो। तो भगवान जी वहाँ से चुपचाप निकल जाएँगे सर। ओके। एंड बाद में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है कपल्स में, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है ऐसे लोगों के। सो ये जो छोटी-मोटी गलतियाँ हैं ना, इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हमारा पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, हुँ, नॉर्थ ईस्ट ही कहा ना आपने, तो येस, इसको कैसे रेमेडिफाई करें अगर नहीं है तो? येस। देखिए नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा ना, एनर्जी क्रिएट करते हैं। राइट, अब एनर्जी क्रिएट करने वाला स्रोत वहाँ पे है ही नहीं, राइट। मैं करता हूँ क्रिएट। मैंने क्या बोला सर, देखिए वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट को अगर आप बुलाओगे, तो तैयार रहना लाखों का खर्चा करने के लिए। तोड़ने के लिए, महँगे-महँगे यंत्र लगाने के लिए, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहला आप एक लैच लगा लेना नॉर्थ ईस्ट वाले कोन में, काँच का लैच हो, वुडन का लैच हो, कोई भी लैच हो आप वहाँ पर लगा लीजिएगा और वहाँ पे एक स्फटिक श्री यंत्र को एस्टेब्लिश कर दें। पॉइंट नंबर 1। किसको? स्फटिक श्री यंत्र, ओके, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो श्री यंत्र ओके, आता है, ओके, वो वहाँ से परफेक्ट एनर्जीज़ को जनरेट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। साथ ही उसके आप लगाइए एक महालक्ष्मी ऑर्गन पिरामिड। ओके। महालक्ष्मी ऑर्गन पिरामिड को अगर आप एस्टेब्लिश कर लेते हो वहाँ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, एक 3 इंच का आता है और एक स्फटिक श्रीयंत्र अगर आप 100 ग्राम्स भी यूज़ कर लेते हो, छोटा-सा आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है क्योंकि वो स्फटिक है, ओरिजिनल स्फटिक है। हुँ, हुँ। तो भी आप नोटिस करोगे सर, आपके घर में एनर्जी का फ्लो बन जाएगा और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मेरा घर प्रॉपर वास्तुशास्त्र इनेबल्ड है, बट फिर भी मैंने ये काम किया हुआ है। ओके। यस, वहाँ पर मैंने मंदिर में स्फटिक श्री यंत्र 100 ग्राम्स और महालक्ष्मी ऑर्गन पिरामिड 3 इंच के वहाँ पे एस्टेब्लिश किए हुए हैं। हमने एक चीज़ पे अभी बात नहीं की है घर में, ये तो घर के अंदर की चीज़ें हो गई। बट बहुत लोगों को पसंद है अपना लॉन होना, अपना छोटा-सा गार्डन होना, बागान होना जिसको बोलते हैं। तो ये भी तो इसकी भी पोज़ीशनिंग होगी महेश जी? एग्ज़ैक्टली इसकी भी पोज़ीशनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके अ, बारे में बताइए। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कोना होता है, जैसे सर पेड़-पौधे हमें क्या देते हैं? वायु। जी, और वायु का एक स्पेशल कोन है जिसको हम कहते हैं वायव्य या वायु कोन, जो कि होता है हमारे प्रॉपर्टी में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वायु तत्व से स्पेशली इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि हमारे लिए एयर हुँ, हुँ। भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज़ वायु। या तो वायु को वहाँ पर एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हर प्रॉपर्टी में एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप प्लांटेशन ज़रूर कीजिए। हुँ, हुँ। एक छोटा-सा अपना पार्क बना सकते हो तो पार्क बनाइए, नहीं बना सकते हो तो छोटे से प्लांटेशन तो हम लोग कर सकते हैं। हुँ, हुँ। कई लोगों को पेड़-पौधों का बहुत ज़्यादा शौक होता है तो उसी कोने में कीजिए, वहाँ से वायु तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा हुँ, हुँ। और वहाँ से वायु का एक्टिवेट होना मतलब ये प्रॉपर एनर्जी का ग्रोथ देना होता है। ओके। तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल ये उठते हैं कि सर मैं वो झूला होता है हमारा, वो कहाँ पर लगा है? सिंपल सी चीज़ है, वो वायु तत्व है। तो वायु तत्व वहीं पे आपको एस्टेब्लिश करना है। आपका जो नॉर्थ वेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, पर हम लोग उल्टा कर देते हैं। हम लोग उल्टे डायरेक्शंस में लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी मिस्टेक और मैं आपको बता देता हूँ, लोग प्लांटेशन करते हैं साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी में। साउथ वेस्ट जो है ये हेवी होना चाहिए, क्योंकि वो नैऋत्य है। ओके। और उसका अर्दी होना, अर्थ एलिमेंट का वहाँ पर होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थ एलिमेंट अगर वहाँ पर नहीं है, तो गड़बड़ हो गई है बॉस फिर। तो बेसिकली आपका कहना है कि उस जगह पे कंस्ट्रक्शन आपका उस साइड हैवी होना चाहिए। हेवी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हेवी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। राइट। पर आप हल्की चीज़ें लगा रहे हो, पेड़-पौधे लगा रहे हो, कैसे चलेगा सर? ओके। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि घर में दिक्कतें आना ही है, रिलेशनशिप में दिक्कतें आना ही है, व्यक्ति कर्ज़े में जाएगा, लोन बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों पर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने टेरेस पर भी आप ये कर दो, नॉर्थ वेस्ट में पेड़-पौधे लगा दो। टेरेस पर कभी भी पेड़-पौधे नहीं होने चाहिए। ओके। आप मेरे किसी भी प्रॉपर्टी पे विज़िट कीजिए सर या मेरे किसी भी क्लाइंट के प्रॉपर्टीज़ पर विज़िट कीजिए, मैंने सबसे पहले टेरेस के गार्डन को बंद करवाया। मैंने टेरेस प्लांटेशन को बंद करवाया। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ऊपर टेरेस में बढ़िया बिल्कुल। बैठेंगे मस्त हम लोग, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं होना चाहिए सर। तो ये हो गई सबसे बड़ी गलती। तो मैं ज़रूर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना पसंद करूँगा कि नॉर्थ वेस्ट में एटलीस्ट पौधे लगाइए। हुँ, हुँ। जितने ज़्यादा पौधे वहाँ पर होंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेगा जीवन में। राइट। और अगर मान लेते हैं कि हमने अगर अपने गार्डन की पोज़ीशनिंग थोड़ी गलत कर ली है,
तो इसका भी थोड़ा फेयर आइडिया दीजिए कि क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं इसको नलीफाई करने के लिए? सबसे पहले अगर हम लोग उसको पोजीशन करते हैं साउथ वेस्ट में, हुँ, हुँ। मैंने कहा जो हैवी होना हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए एटलीस्ट वहाँ पर एनर्जी कलेक्टर लगाइए, ओके, क्योंकि एनर्जी का कलेक्शन वहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है ना। दुनिया का सबसे ताकतवर एनर्जी कलेक्टर टूल है पाइराइट। ओके। आपने नाम भी देखा हो नाम भी सुना होगा इसका, हुँ, हुँ, इसके बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे हुँ। और कई सारे सेलिब्रिटीज़ को इसको हाथ में पहने हुए, गले में पहने हुए या उँगलियों में पहने हुए देखा होगा। पाइराइट ये दुनिया का सबसे ताकतवर एनर्जी कलेक्टिंग टूल है। एक ही काम करना, साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन पे एक लैच बनाकर 100 ग्राम ओरिजिनल पाइराइट का क्लस्टर वहाँ पर यूज़ कर लेना। ओके, गाड़ सकते होंगे तो वेल एंड गुड गाड़ दो, बट अगर नहीं गाड़ सकते होगे एटलीस्ट लैच बनाकर वहाँ पर रखो। एनर्जी का प्रॉपर फ्लो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ सर। एनर्जी जो जनरेट करने वाला डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ी देर पहले राइट, मैंने बोला। राइट। फिर उसके बाद में एनर्जीज़ हमारे पूरे वास्तु में घूमती है हुँ, और कलेक्शन कहाँ होता है? साउथ वेस्ट में होता है। ओके, सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट, ओके। हेवी क्यों होना चाहिए? कोई भी चीज़ हेवी हो गई मतलब प्रेस्ड हो गई, हुँ, तो एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली आएगा। राइट। पर अब मैं तो दबा तो नहीं सकता उतने लैंड को। हुँ, ना मैं वहाँ पे 100-100, 150-150, 200-200 किलो का लोहा डालते हैं सर लोग। पर वो कहाँ से लाएँगे इतना पैसा? लोहा भी तो महँगा होता है, आयरन भी तो इतना महँगा है और वो बिल्कुल। भी इतना किलो, हुँ, ज़मीन में गाड़ना, लेबर कॉस्ट आ गया। उससे अच्छा सर आप एनर्जी को कलेक्ट कर लीजिए पाइराइट क्लस्टर से। ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो प्रॉपरली डाइवर्ट कर दिया। बट व्हाट अबाउट नॉर्थ वेस्ट? वो तो अभी भी खाली है। राइट। वहाँ पर एक सिर्फ अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल का ट्री लगा लेते हो। हुँ, हुँ, अब ट्री क्या है सर? ट्री वायु तत्व है, हुँ, तो वहाँ पे वायु तत्व एक्टिवेट हो गए। ट्री ये वायु का सिंबल है, राइट, तो वायु तत्व वहाँ पर एक्टिवेट हो गए। अब ग्रीन है, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो इससे क्या होगा हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी वहाँ पर आप आते हुए देखेंगे। राइट। महेश जी, आपके स्टूडियो में आने के पहले मैंने आपका कल रात का वो वीडियो देखा है, जिसमें आपने रणवीर अलाहाबादिया का केस स्टडी दिया है। थैंक यू। तो मैं वेट कर रहा था कि आप आएँ और उसके बारे में बताइए। तो प्लीज़ आप जो आपने रात को वीडियो बनाई है, उसके बारे में अभी आप स्टूडियो में हमारे व्यूअर्स को बताइए। कल रात का केस स्टडी मैंने एटलीस्ट आपने देखा होगा टाइमिंग अपलोड का रात को 2:30 बजे 2 ढाई बजे के करीब मैंने राइट। अपलोड किया और उसको शूट करने का मतलब उसको रिकॉर्ड करने का भी जो मेरा टाइम था वो रात के 12 बजे के करीब का हुँ, था। हुँ, 12 बजे मैंने उसको एक 20-25 मिनट के अंदर में उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने से लेकर थोड़ा टाइम लग गया। अब मैंने वो सोचा कि क्या मैंने वो अपलोड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बट मैं अपने व्यूअर्स को नाराज़ नहीं कर सकता। आपको पता है हमारे व्यूअर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता राइट, है। वेरी दे आर एवरीथिंग फॉर अस। हुँ, हुँ, तो मैंने सोचा कि बॉस इसको अपलोड कर लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर आप किसी इमेज से देखो ना, वो इमेज परमानेंट होती है हमारे लिए, हुँ, हुँ, है ना? अब रणवीर अलाहाबादिया का जब नाम आता है सामने, तो ऐसे लगता है कि यार कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है, राइट, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी और शो में अगर जाकर कोई गलत स्टेटमेंट देता है, कोई गलत कमेंट देता है, तो इंटरेस्टिंग फैक्टर तो आता है वहीं पे, बिल्कुल। कि आपकी इमेज उसके लिए पॉज़िटिव है और ये क्या नेगेटिव बात कर रहा है व्यक्ति। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्ट है पर्सनैलिटी में, ये इसके बारे में बताइए कि ये हमको दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है? अब मेरे पास में तो ब्रह्मास्त्र था, मेरे पास में 3 ब्रह्मास्त्र है मेरे। सबसे पहला है एस्ट्रोलॉजी, हुँ, हुँ, एक है न्यूमरोलॉजी और एक है वास्तुशास्त्र। राइट। अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर नहीं सकता था प्रॉपरली हुँ, क्योंकि मेरे पास में उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। हुँ, वास्तु मुझे पता नहीं, पर डेट ऑफ बर्थ तो पता है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ से उनका न्यूमरोलॉजी एनालिसिस किया, ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली मैं। हुँ, हुँ, तो मैंने उनका एनालिसिस किया, हुँ, हुँ, तो मैंने देखा कि उनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 3-1-9 का, हुँ, उनके वैदिक के ग्रिड में, ओके, वो बहुत ही प्रॉपर है, इट इज़ गुड फॉर इंटेलेक्चुअल एज़ वेल। ओके, तो वो व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बनाता है, जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। फिर उनका एक ग्रिड कंप्लीट हुआ दैट इज़ 362। ये व्यक्ति को प्लानिंग में बहुत अच्छा करता है। प्लानिंग और एजुकेशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिलाता है और उनको मिल भी रहा है उसमें। हुँ, हुँ, उनका प्लानिंग भी प्रॉपर है, उनका एजुकेशन वाला जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है उनका, है ना? अगर वो राइट, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते, तो वो भी काफ़ी ग्रो कर लिए होते, हालाँकि वो सेम डिपार्टमेंट में अभी भी। एजुकेट ही तो कर रहे हैं अपने राइट, पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल। सो उनका ग्रिड उन्हें जस्टिफाई कर रहा है। बट जैसे ही मैंने उनकी दशा देखी, दैट वाज़ ऑफ नंबर 8। नंबर 8 यानी कौन? शनिदेव। और वहाँ पर देखा 3 आ गया अंतर्दशा में।
3 यानी कौन? गुरुदेव। मतलब शनि और गुरु। अगर यहाँ पर आप शनि की दशा में और गुरु की अंतर्दशा में गलत काम अगर कुछ करते हो, तो ये दोनों फटेंगे और फिर ऐसा बुरा फटेंगे आप पे कि सोच नहीं सकते हो। अब उनके ग्रिड में क्या हुआ ना, 2 और 8 आ गया क्योंकि महादशा का 8 आ गया, जी। तो 2 के साथ 8 आ गया। अब 2 के साथ 8 आना, ये व्यक्ति को मूड स्विंग्स दिलाता है, नेगेटिव थॉट्स दिलाता है, वही हुआ उनके साथ में। इस महादशा, अंतर्दशा में न्यूमरोलॉजी के वही नेगेटिव उनके साथ में हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ है, ट्रिपल 3 का आना। ट्रिपल 3 ये दर्शाता है व्यक्ति को, अगर वो आर्टिस्टिक होगा, जो कि वो है, क्योंकि नंबर 6 है उनके ग्रिड में। नंबर 6 यानी कौन? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव वहां पर उनके ग्रिड में वो आर्टिस्टिक हो गए, बट डबल 3 का पावर और आ गया। आप अपने आर्टिस्टिक चीजों से लोगों को कन्विंस करना चाहते हो, ये डबल 3 दर्शाता है। ओके। अब इससे क्या हुआ, समय रैना जी के शो में जब रणवीर अलाहाबादिया जी गए, इंडियाज गॉट लैटेंट आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है उनकी चीजें। तो वो वहां पर जब गए, वहां पर रणवीर अलाहाबादिया जी, तो उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर था। मेंटल प्रेशर क्या था? कूल दिखना है मुझे। समय रैना के शो में जाएंगे और वहां पर स्पिरिचुअल बातें करेंगे तो कैसे कूल दिखेंगे? तो उनके दिमाग में वो मेंटल प्रेशर था कि सर नहीं, मेरा ऑडियंस जो है, इनका ऑडियंस है, मुझे अट्रैक्ट करवाना है। पर आप अपने ऑडियंस की तरफ तो देख लो, आपका ऑडियंस कौन है? राइट। उनके ऑडियंस के चक्कर में आपने अपना ऑडियंस खो दिया ना सर। राइट। और वो क्यों हुआ? कूल दिखने के चक्कर में। ट्रिपल 3 आया, कूल दिखने की कोशिश की उन्होंने, मेंटल प्रेशर आया 2 और 8 की वजह से, 1 और 8 की वजह से आ गया बदनामी का दोष। 1 और 8 इज़ बदनाम। हाँ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों के तो अब इनफैक्ट रील्स भी आ रहे हैं कि हमने अलाहाबादिया का पॉडकास्ट कैंसल कर दिया है, ये कर दिया है। तो जो कल सिनेरियो हुआ है इंडियाज़ गॉट लेटेंट में, हुँ। आई थिंक रणवीर ब्रांड को वो बहुत हर्ट, उसने ऑलरेडी हर्ट किया है, या मुझे तो लगता है कि इन द कमिंग वीक हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली अलाहाबादिया को कितना बड़ा हिट हुआ है इस इंसिडेंट के कारण। बहुत बड़ा, इनफैक्ट उनसे जितने भी लोग एसोसिएटेड थे, इवन वो तक डर रहे हैं। मैंने नोटिस किया हुआ है कि बहुत सारे लोग रणवीर अलाहाबादिया को उनका जो क्लिप रहता है, वो अपने मार्केटिंग में भी यूज़ कर रहे थे। राइट। मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, बट उनके क्लिप्स को वो मार्केटिंग में यूज़ कर रहे हैं। वो ऐड रोक दी उन्होंने। मतलब यही था ना, जब वो बंदा चल रहा था, तो आप उनका ऐड यूज़ कर रहे थे। बिल्कुल। बट अब वो जब बंदा परेशान है, तो आप उसको थोड़ा-सा सपोर्ट करने की बजाय उनकी ऐड रोक रहे हो। ये होती है सर ब्रांड इमेज, राइट। है ना? ब्रांड इमेज को उन्होंने बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया। 1 और 8 उनके न्यूमरोलॉजी के ग्रिड का काम हो गया। 2 और 8 उनको मूड स्विंग्स में डाल दिया या फिर नेगेटिव थॉट्स में डाल दिया। 33 उनको ये प्रमोट करके गया कि भैया अगर आप यहाँ पर अपनी इमेज अच्छी नहीं दिखाओगे, अच्छी इन द सेंस मोटिवेट नहीं करोगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो कहीं आपका नाम पीछे छूट जाएगा। बस तो इस महेश चक्कर में जी, उन्होंने रणवीर का रियल पर्सनैलिटी क्या है? बिकॉज़ हम देखते हैं कि वो बहुत आध्यात्मिक पॉडकास्ट करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट पॉडकास्ट करते हैं, एंड समय रैना के साथ बैठ के मे बी उनको कूल बन दिखना हो या कुछ हो, अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, तो आपका ऑनेस्ट लेवल पे इस आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में आपको क्या समझ में आता है? मैं भी बहुत हर्ट हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, मैं उन्हें फॉलो करता था इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उन्हें अनफॉलो कर दिया फ्रॉम माय एवरी पोर्टल, मतलब सारे हर हैंडल्स। हर सोशल मीडिया हैंडल से मैंने उनको अनफॉलो कर दिया है। मैं भी पर्सनली हर्ट हो चुका हूँ इस चीज़ से। नहीं देना चाहिए था, आप एक ब्रांड फिगर हो, आप एक स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हो, स्पिरिचुअल चीज़ों को सामने लाते हो और अचानक इतना गंदा स्टेटमेंट दे देते हो, तो किसको महेश बुरा जी, नहीं लगेगा? वो जो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, क्या वो रियल रणवीर है कि वो मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में कूल दिखने के लिए उन्होंने एक गलती कर दी? ही इज़ नॉट रियल रणवीर। वो मोमेंटम में आ गए थे प्रॉपर और समय रैना का जो ऑरा था ऑरा कॉमेडी था, वाला, बिल्कुल। वो उनको अट्रैक्ट कर दिया और उन्होंने उस हिसाब से बात कर दिया। बट आप कंट्रोल भी कर सकते थे। हुँ, हुँ। कुछ आसान एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ थी, जो अगर वो करते, तो वो उस वक़्त में कंट्रोल में रहते और वो डायलॉग्स ना बोलते। पर उन्होंने वो चीज़ भी नहीं की, पॉइंट नंबर 1। हाँ, पॉइंट नंबर 2 मैं अभी भी बता देता हूँ कि कुछ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ में इवन आज भी इतनी ताकत है और ख़ासकर लाल किताब की, हुँ, हुँ। कि वो उनका जो फ़ेम, जो अभी वो डिफ़ेम हो चुके हैं, हुँ, हुँ। उसको वापस भी ला सकता है। बट अब वो डबल 3 वाले एटीट्यूड में वो नहीं करेंगे सर। डबल 3 एटीट्यूड वाला कैसा होता है पता है? मुझे मत सिखा तू, अच्छा। ठीक है? तो वो उस एटीट्यूड में रहेंगे। बट ही इज़ नॉट रियल रणवीर, जो वहाँ पे उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में देखा है, हम लोगों ने। उनके न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रणवीर ही असली रणवीर है। ओके। बट वो रोक सकते थे सर वहाँ पे। कुछ छोटी-सी रेमेडीज़ करना था।
बस वो छोटी-सी रेमेडीज़ से वो अपने आप को रोक पाते थे वो डायलॉग बोलने से। राइट। इवन वो वहाँ पे जाने से रोक सकते थे अपने आप को, बट जो नहीं हो पाया। बट वही है कि जब जो चीज़ें होनी है वो अपना रास्ता कैसे ना कैसे ढूँढ लेती है। करेक्ट। मैंने कहा ना सारा खेल रचित है ग्रहों का। राइट। आप क्या करने वाले हो डिसाइडेड है। हुँ, हुँ। हम कहते हैं कि ग्रहों का तो खेल है ही है, पर एक और है जो सारी चीज़ें लिखते हैं आप लोगों के जीवन में और वो है हमारे भगवान, राइट। है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपके जीवन में गरीबी लिखी हो तो आप गरीब ही रहोगे। उहुँ। भगवान आपकी मेहनत देखते हैं, आपके करंट कर्मों को देखते हैं। अगर इन दोनों में भी आप सुधार ला लेते हो ना, भगवान कहते हैं कि यार ये तो जीत जाएगा और जीत जाता है वो व्यक्ति। महेश जी, आपने अभी लाल किताब का नाम लिया। हुँ। प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ लाल किताब? अच्छा, लाल किताब ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। इनफैक्ट मेरे खून में ही लाल किताब है। लाल किताब का कलर है लाल, जी। खून का कलर है लाल। तो मैंने मेरे लाल खून में लाल किताब को पूरी तरीके से उतार दिया है सर। इसके बारे में बताइए लाल किताब के बारे बिल्कुल, लाल किताब देखिए अगर हम लोग वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो वो बहुत वास्ट है सर। मतलब मैं ये कहता हूँ 15 सालों से मैं पढ़ ही रहा हूँ। पर फिर सर जब मैं पढ़ ही रहा हूँ, मेरे सामने हर दिन वैदिक ज्योतिष की कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है, तो फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट कैसे कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ ना? इसीलिए मैंने लाल किताब को सीखना शुरू किया सर। 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव इन लाल किताब। अब ये लाल किताब जो है, ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट और दुनिया का सबसे आसान ज्योतिष और दुनिया का सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड ज्योतिष है। लाल किताब में 5 बुक सीरीज़ देखिए, मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड में आपको जी, बताना जी। पसंद करूँगा। जी। लाल किताब के जो असली रचयिता है, वो है रावण। अच्छा। रावण जिन्हें हम लोग कहते हैं पावर ऑफ 10 हेड। हुँ, हुँ। रावण का असली युद्ध किससे था? असली युद्ध आप बताइए? प्रभु श्री राम के साथ था। जी। तो प्रभु श्री राम आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपका युद्ध किसी और से चल रहा हो और उसके पास में कुछ हथियार हो, तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे उन हथियारों को लाने का या उससे ज़्यादा अच्छे हथियारों को बनाने का? बिल्कुल। कोशिश तो करेंगे। हुँ। प्रभु श्री राम के पास में हथियार था वैदिक ज्योतिष, पर रावण के पास में क्या हथियार था? तो रावण ने अपनी सूझबूझ से, अपने द पावर ऑफ 10 हेड मतलब हर हेड का अलग अस्तित्व, बट इंटेलिजेंस ऑफ 10 हेड हो गया ना। बट तो महेश जी, मैं हमने तो सुना था कि रावण की स्टडीज़ तो मतलब उसी पीरियड में जला दी गई थी, तो ये लाल किताब कैसे अभी तक बची है? एग्ज़ैक्टली तो वहाँ से रावणा ने लाल किताब का इन्वेंशन किया। अब जब सारे स्टडीज़ जला दी गई थी, पूरी लंका तहस-नहस हो गई थी, फिर भी सर वहाँ पे रावणा ज्योतिष था। लाल किताब नहीं था उसका असली नाम, रावणा ज्योतिष था। ओके। अब आपने नोटिस किया होगा कि समंदर से श्रीलंका और पर्शिया कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो समंदर सी रूट के थ्रू वो श्रीलंका में किसी ने उस स्टडीज़ को लिया और पर्शिया लेकर चले गए। पर्शिया में वो पर्शियन ज्योतिष के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पर्शियन विद्या के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वहाँ पे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले, रिस्पॉन्स मिला। फिर वो हाथ लगा पंडित रूपचंद जोशी जी के लाहौर में। सर लाहौर 1947 के पहले हमारा था, बिल्कुल। बराबर? अब वहाँ की पंजाबी भाषा भी थोड़ी डिफरेंट। हुँ, हुँ। अब आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए ना, कितने डिफरेंट-डिफरेंट मराठी देख पाते हैं हम लोग। हुँ। उसी तरह लाहौर की जो पंजाबी भाषा थी, उसमें एक अलग-सा टच था सर। एक अलग ही पंजाबी फॉर्मेट होती थी वहाँ पर। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने अपने तरीके से 5 बुक सीरीज़ निकाली, ओके। पर्शियन ज्योतिष को स्टडी करते हुए। हुँ, हुँ। तो वो 5 बुक सीरीज़ कौन-सी बनी? 1939, 40, 41। फिर उसके बाद 10 साल पंडित रूपचंद जोशी जी ने गैप लिया और 1952 में अपना 5वां ड्राफ्ट कंप्लीट किया। ओके। बट लोग पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि सर पंजाबी भी जो यूज़ हुई थी वो डिफरेंट लेवल की थी। ओके। लेकिन सर मैंने पर्सनली एक व्यक्ति को हायर किया। मैंने उन 5 बुक सीरीज़ को बहुत अच्छे से डिकोड किया, पर पंडित रूपचंद जोशी जी ने एक गलती की हुई थी, कौन-सी थी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसका काम 1939 में शुरू हुआ था लाल किताब का काम। तो वो टाइम पे हमारी जो सोसाइटीज़ थी, वो मेल ओरिएंटेड ज़्यादा थी, फीमेल ओरिएंटेड नहीं। हुँ, हुँ। फीमेल्स को एक ही काम था मिट्टी-चोखा करना, अपना चूल्हा, अपना बच्चों को देखिए, बस इतना काम था। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने को ध्यान में रखे हुए डेवलप की और बनाई। ओके। लेकिन सर मैं तो इस ज़माने का हूँ ना, मुझे तो सबको देखना पड़ेगा। हुँ, सोसाइटी आज इक्वालिटी पे बिहेव करती है, डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई है, हुँ। तो इसीलिए सर मैंने बनाया लाल किताब 2.0। लाल किताब 2.0 ये नए ज़माने को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है, नए रेमेडीज़ को ध्यान में रखकर बना हुआ है, स्त्रियों को, पुरुषों को इक्वालिटी के लेवल पर देखकर मैंने बनाया हुआ है, ताकि रिज़ल्ट्स भी अच्छे से मिल जाए, प्रेडिक्शंस भी काफ़ी प्रॉपर हो जाए,
और जो भी नो मैटर व्हाट वो व्यक्ति कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप, फाइनेंस, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको लाल किताब के रेमेडीज से आसानी से रिजल्ट्स मिल जाए। सो बेसिकली एसेंस उसी के हैं और नए जनरेशन के लिए आपने उसको मॉडिफाई किया है। एग्जैक्टली। वेरी ट्रू। ये भी महेश जी बोलते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के रावण ने ये बोल के छोड़ दिया कि ये बंदर है, ये क्या कर लेगा। कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये रावण ने खुद अपनी पूरी स्टडीज जलाई, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि रावण का खुद अपनी एक लाइब्रेरी थी। उनका सारे प्लैनेट्स पे कंट्रोल था और इनफैक्ट प्लैनेट्स के साथ साथ टाइम पे भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। शनि को तो अपने बोलते हैं कि पैर के नीचे रखते थे शनि को। तो ये अगर इसको मेटाफोरिकली भी ले तो दिखाता है कि रावण एक बहुत ही मतलब विद्वान और विज्ञान को साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति था। तो इसके बारे में बताइए, आपका क्या थीसिस है कि ये हनुमान जी से जलवाई गई है लाइब्रेरी कि ये एक्सीडेंट में जली है? इसके बारे में बताइए। जब युद्ध हुआ ना तब ये चीज जली गई थी, पर रावणा के एक बेटे थे, बुद्धिमान, या यूं कहिए कि इंटेलिजेंस से रावण के कॉपी पेस्ट थे। देखिए, रावण का जो एक बेटा था वो इंद्रजीत था। इंद्रजीत का जो असली नाम था वो था मेघनाथ। हम्म। तो मेघनाथ इंद्रजीत कैसे बना वो तो खैर एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट एक और इंद्रजीत का भाई था जिसका नाम है अक्षय। ओके। तो रावण के एक बेटे जो रावण का इंटेलिजेंस रखता है वो है अक्षय। हम्म। अपने पिताजी की लिखी हुई चीजें अच्छे से संभाल के रखना और उसे अपनी जगह पर अलग तरीके से स्टोर करना ताकि वो उसे पढ़ सके, ये काम अक्षय का था। ओके। कहा गया था जब उसका सारा चीजें, जब रावण की पूरी लंका तहस-महस हो रही थी, रावण की पूरी लंका जल रही थी, अक्षय जहाँ पर रहता था वो सेफ था। तो वहाँ पे वो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो हमारे सामने नहीं आई हुई है। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी विद्याएँ अक्षय के पास थी, वो सारी अभी भी सेफ है सर। ओके, सो बेसिकली अक्षय के पास जो भी आप बोलिए मिनी लाइब्रेरी बोलिए या जो भी नॉलेज थी, वो आज भी हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है। करेक्ट। ओके। कई सारी चीज़ें हैं सर, रावण संहिता है ना? हम्म। फिर रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम, वो तो उन्हीं का बनाया हुआ है। बराबर, बिल्कुल। फिर वो कहाँ से आई? अक्षय के पास स्टोर थी सर सारी चीज़ें। अक्षय इज़ जीनियस्ड, मतलब जीनियस का नेक्स्ट लेवल था अक्षय। अब मैं और एक बात बता दूँ, इंद्रजीत, जैसे अक्षय जीनियस था ना, इंद्रजीत पावरफुल था। तो इंद्रजीत, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत, क्या इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत, क्या उन्हें टाइटल मिला इंद्रजीत का कि उनका नाम इंद्रजीत था? आपने सुना होगा रावण के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर प्लैनेट का कंट्रोल था। जी। जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था ना, तो रावण ने हर ग्रहों को आदेश दे दिए थे कि आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे और आप यहाँ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेघनाथ को अपना वारिस बनाना चाहते थे। जो आने वाली पीढ़ी थी, हुँ। वो मेघनाथ सँभाले ऐसा वो रावण चाहते थे कि ये इनका सबसे ताकतवर बेटा बने। और वो काम रावण ने अच्छे से किया। शनि ने माना नहीं, शनि को किडनैप कर लिया। आपने सुना होगा कि बिल्कुल, शनिदेव को कैद कर लिया था बाँध के रखा रावणा ने, गया था। हाँ, हाँ। क्योंकि वो माने नहीं, शनिदेव अपनी ही पावर में, हुँ। मैं क्यों सुनूँ भाई तेरी, मेरे को जहाँ लगना है मैं वहाँ लगूँगा। लो पकड़ लिया शनिदेव को रावणा ने। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मेघनाथ का जन्म हुआ। तो मेघनाथ का जन्म बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेटरी पोज़ीशन में हुआ। राइट। उसके बाद इसको हराना, किसको? मेघनाथ को हराना, ये किसी के बस की बात नहीं है। इंद्रदेव को हराने वाला दुनिया का एकलौता जो व्यक्ति रहा वो था मेघनाथ। मेघनाथ। और इंद्र के ऊपर जीत उसने पाई इसीलिए वो बना तो इंद्रजीत। बेसिकली इंद्रजीत वो उनको टाइटल मिला। एग्जैक्टली, तो वो उनका टाइटल था। तो आप ये कह सकते हो कि मेघनाथ इंद्रजीत है, क्योंकि इंद्र को जीता उन्होंने। जी। ब्रह्मदेव साक्षात आए और अब मैं बताता हूँ इनकी पावर कैसे और बढ़ी। मेघनाथ, इंद्रजीत ये इंद्र को मारने वाले थे, और अगर किसी भगवान को मारा जाए तो प्रकृति और सृष्टि तहस-नहस हो सकती है, बैलेंस नहीं रहेगा। ब्रह्मदेव को खुद नीचे आना पड़ा। ब्रह्मदेव ने कहा कि मेघनाथ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इन्हें छोड़ना होगा। तभी मेघनाथ ने कहा कि मुझे कई विद्याओं का प्राप्ति दीजिए, मुझे कई तेजस्वी विद्या सीखनी है, मायाजाल का राजा मुझे बनाइए। मायाजाल उसे दी और ब्रह्मास्त्र भी इंद्रजीत को दिया गया, जिसका प्रहार उन्होंने बजरंगबली जी पर कोशिश की, लेकिन बजरंगबली जी को वरदान ऑलरेडी ब्रह्मदेव ने दे दिया था।
याद है जब वो नीचे, जब वो सूरज को खाने के लिए बिल्कुल कूद गए बिल्कुल थे, बिल्कुल। और सारे देवों ने आके उन्हें अपने अपने बूंस दिए थे, अपने blessings। अपने बूंस दिए थे, ब्लेसिंग्स दिए थे। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि किसी भी ब्रह्मास्त्र का असर तुम पर नहीं होगा। अगर गलती से उस वक्त ब्रह्मदेव ने वो वरदान बजरंगबली जी को नहीं दिया होता, तो शायद वो इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से कुछ भी उन्हें हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना, वो है, उन्होंने सब रचित रखा है, राइट। तो इसीलिए हमारे बजरंगबली जी वहां से बच गए। और बाद में इंद्रजीत को मारने वाले दो ही व्यक्ति थे, एक है लक्ष्मण और एक है हनुमान। सिर्फ हनुमान और लक्ष्मण ने अपने बल से इंद्रजीत को हराया। उसके यानी पीछे हनुमान भी और शेषनाग जी हमारे। एग्जैक्टली हम्म, वो बैकग्राउंड भी और बहुत अच्छा था, अलग ही स्टोरी है वो। हम्म, एक्चुअल में क्या हुआ था, इंद्रजीत ये मायाजाल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन गया था। वो एक रात को हवन करते और दूसरे दिन आकर युद्ध लड़ते, तो वो उनकी कामयाबी का हवन था। हम्म, तो इसीलिए वो दूसरे दिन आकर युद्ध कर पाते थे और जीत पाते थे। एक ये चीज, विभीषण विभीषण किसकी तरफ से लड़ रहे थे? राम की तरफ से लड़ रहे बिल्कुल थे, प्रभु श्री राम की तरफ से बिल्कुल लड़ रहे थे। बिल्कुल। हालांकि वो भाई किसके थे? रावण के। रावण के थे। विभीषण ने ये चीज बताई लक्ष्मण और बजरंगबली जी को कि ये यहाँ पर विद्या करता है, अगले दिन आकर जीतता है। तो लक्ष्मण और बजरंगबली जी को यहाँ पर बुद्धि, क्योंकि ये गलत कर रहा है तो इनको भी अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल। ये उनके हवन वाली जगह पर गए और उनके ऊपर हंस दिए। इसी तरह हराते हो आप हमें? हिम्मत है तो एक बार बिना विद्या करके आइए, बिना हवन के अगले दिन हमसे लड़िए। बस इंद्रजीत, वो मेल ईगो होता है ना, मेल बिल्कुल। ईगो हर्ट हो जाता है हाँ सर। हाँ। इंद्रजीत के अंदर का मेल ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने हवन उस रात नहीं किया। अगले दिन जाके वो लक्ष्मण जी और बजरंगबली जी से लड़े, हार गए सर। तो यहाँ पर उनका अंत हुआ। वहां पे हम वास्तु के तो सारे एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट हमने बात कर लिए महेश जी। अब थोड़ा ये जो भूत प्रेत का साया घर पे होता है, इसका और वास्तु का कोई लिंक? नहीं, वास्तु दोष और भूत प्रेत, ओके। किसी घर में भूत प्रेत का होना, ये वास्तु दोष की वजह से नहीं होता है। अब ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये भूत प्रेत क्यों बने? क्योंकि ये अतृप्त आत्माएं हैं। इसका मतलब उनको जितनी जिंदगी जीना चाहिए था, उन्होंने उतनी जिंदगी को नहीं जिया, तो वो क्या बन जाते हैं? फिर भूत और आत्माएं बन जाते हैं। अभी इस वक्त हम लोग नागपुर महाराष्ट्र में, अपने ही नागपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको कहा जाता है वर्धमान नगर। हल्दीराम के जो हमारे ओनर है, उनका जी जी। बंगला भी वहीं पर है, राइट बराबर? राइट। तो वहां पर एक हॉन्टेड हाउस है सर। आप वहां पर जाके किसी को भी पूछ लीजिए हॉन्टेड हाउस कौन सा है, भाई साहब बता देंगे। उसकी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा। वास्तु शास्त्र एनेबल्ड प्रॉपर्टी थी वो, है ना? लेकिन वो फैमिली कलेश कहते हैं ना, फैमिली कलेश तो होना ही था वहां पर, या किसी कारण से हुआ, क्या हुआ पता नहीं। लेकिन एक पूरा का पूरा परिवार वहां पर मृत हो चुका था, पूरा रीजन? का पूरा कारण? परिवार। अग्नि, बहुत लोग अग्नि को ये करते हैं, अग्नि को मानते हैं वहां पर कि अग्नि के वजह से वो पूरा परिवार जो है वो मृत हो चुका था। लेकिन आज भी, आज भी कई सारे लोग वहां पर ये कहते हैं कि उस घर के अंदर बच्चे खेलने की आवाज है, खाना बनने का आवाज, बर्तनों का आवाज आना शुरू हो जाता है, और फिर अचानक पूरा परिवार चीखने लग जाता है। ये लोगों का कहना है। वहां पर अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वो घर के जो डोर है और खिड़कियां है, वो ईंटों से बनी बंद कर दी है। क्यों करी होगी? कोई किसी को, मतलब देखिए ना, इतने सालों से वो घर बंद पड़ा है सर, कितना रिच एरिया है वो। राइट। आप सोचिए जहाँ पे हल्दीराम के ओनर का बंगला है, तो वो एरिया ही कितना रिच होगा। वहां के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है। कई लोगों ने खरीदने की कोशिश करी, जैसे ही कोई खरीदने जाता है उसके साथ कोई ना कोई घटना होती थी। इसीलिए आज तक उसको कोई खरीद नहीं पाया है, और उसके दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरीके से ईंटों से पैक्ड है। ओके। मैंने सुना है कि अभिमंत्रित करके पैक कर दी गई है, और तब से थोड़ा सा असर इसका कम आता है बाहर। तो वो जो बंगला है वो ये दर्शाता है कि अतृप्त आत्माएं वास तो नहीं देखती। वास करना होगा तो वो खुद वास कर जाएगी। उसके बाजू का घर भी बंद है। अब वो बाजू वाला घर, वो भी अपनी लैंडमार्क वाली प्रॉपर्टी, जस्ट इमेजिन कीजिए उसका वैल्यूएशन कितना होगा सर। वो लैंडमार्क वाली प्रॉपर्टी भी बेच नहीं पा रहा है। कोई खरीद नहीं रहा है। कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब हालांकि खरीद उसे कोई भी सकता है सर। अगर थोड़ा बहुत पैसा आपके पास में ज्यादा होगा तो आप उसको आराम से खरीद सकते हो, पर खरीदने वाला खरीद ही नहीं पा रहा है। तो ये होती है आत्मा।
आत्माएं कभी भी वास्तु दोष नहीं देखेगी। तो अगर आपको आत्माओं से बचना है तो इसका एक ही इलाज है। मैं अभी सबको बताता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो मैं बताना पसंद करूंगा। अगर आपको लगता है आपके घर में निगेटिव एनर्जीज है, सबसे पहला काम क्या करना? हनुमान चालीसा शुरू कर देना। ओके। हनुमान चालीसा कब तक शुरू करेंगे, मैं विधि दे रहा हूं। हनुमान चालीसा शुरू कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, लुभान धूप आता है, एक लुभान धूप आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट धूप होता है, कहीं से भी लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसका धूप आप पूरे घर को देंगे, है ना, पूरे घर को देंगे। और इसके वक्त इसी साथ पैरेलली क्या करेंगे, धूप देते वक्त गंगा जल डालते रहेंगे जी। अब गंगा जल से जो है वो भूत प्रेत डरते हैं, बट जल की बूंदे कहाँ कहाँ गिरेगी? जहां जहां नहीं गिरेगी वहां पे कौन पहुंच रहा है? धूप पहुंच रहा है। बिल्कुल समझ रहे हो आप क्यों हम दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं? जहां पर बूंदे नहीं गिर रही है वहां पर धूप जा रहा है, जा रहा है। बेसिकली लेकिन कोई कोना कोई स्पॉट नहीं छोड़ नहीं छोड़ रहा है। लेकिन फिर भी सर कुछ स्पॉट छूटेंगे, धूप भी हर स्पॉट कवर नहीं कर पाता। वहां पे कौन पहुंचेगा? हनुमान चालीसा की आवाज, क्योंकि आप साउंड को कहीं पहुंचने से रोक नहीं सकते हो। तो ये तीनों चीजें जब आप प्रॉपरली और पैरेलली करोगे, एक साइड में आप गंगा जल डाल रहे हो, एक साइड में आप लुभान धूप जला रहे हो, और एक साइड से हनुमान चालीसा चल रहा है, दुनिया की कोई भी निगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में वास क्यों ना करे, वो वहां से भागना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस 21 दिन तक आप ये काम करें एंड देन सी द पॉजिटिविटी इन योर होम। मुंबई का एक बहुत बड़ा केस मैंने इससे सॉल्व किया हुआ है। वो मैम हमेशा कहते हैं कि सर 3 बजे, 3 बजे की आप सोचिए। अच्छा मैं बता देता हूँ, जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ वो एक क्रिश्चियन फैमिली। ओके। अब आप क्रिश्चियन फैमिली है तो आप ये तो नहीं बोल सकते हो ये अंधविश्वास है, ये क्या बोल रहे हैं कुछ भी। वो मैम हमेशा कहते थे कि 3 बजे बराबर उन्हें जलने की बू आती ओके। है ना। 3 बजे अब जलने की बू आ रही है तो कुछ तो लॉजिक होगा। अब वो जलने की बू कौन सी है मैं आपको बता दूं, उनके घर पे एक जली हुई आत्मा विराजमान है, जो बराबर 3 बजे अपना काम शुरू करती है। 3 बजे ये आत्माओं का सबसे ताकतवर टाइम पीरियड है। मैं तो कहता हूँ 12 से 3 बजे कभी घर के बाहर मत निकलो। निकल भी रहे हो तो आप फ्रेग्रेंस ज्यादा मत लगाओ। फ्रेग्रेंस ये भूत प्रेत को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। खुशबू। हनुमान जी आपके सामने होने चाहिए, और या तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप पढ़ते रहो या तो सुनते रहो, अगर 12 से 3 के बीच में आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है जी। तो। 3 बजे उनको बराबर इस चीज का सामना करना पड़ता था, जलने की बू आती थी। तब भी मैं समझ में आ गया कि इनके घर में ऐसी आत्मा का साया है जिसका जलने के वजह से निधन हुआ है। मैंने उनको ये विधि दी है और 21 दिन के बाद उनका एक रिप्लाई आता है कि सर अभी नहीं आ रही है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने उनसे हेवी फीस भी चार्ज नहीं किया, मैंने फीस ही चार्ज नहीं किया, मैंने तो ऐसी रेमेडी दे दी थी उनको। और फैमिली कौन थे? तो क्रिश्चियन थे, है ना। तो ये बिल्कुल एनर्जीज एग्जिस्ट करती है, निगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती है। कोल्हापुर में एक स्थान है सर जिसका नाम है शालिनी पैलेस। शालिनी पैलेस ये हमारे शाहू महाराज जी का पैलेस है। कितना वंडरफुल है, आपको पता है तालाब है सामने, लेकिन आज भी बंद पड़ा हुआ है, आज भी। कारण? कारण ये है कि कहा जाता है वहां पे रानी आज भी विराजमान है। अच्छा। रानी जब वहां पे मृत हुए थे तो वहां पर फिर कुछ निगेटिव चीजें होना शुरू हो गया। फिर ओल्ड पैलेस को उन्होंने बंद किया और न्यू पैलेस बनाया। कोल्हापुर में 2 पैलेस है, एक है ओल्ड शालिनी पैलेस और एक है न्यू शालिनी पैलेस। तो ओल्ड बंद हो गया तो न्यू बना दिया। तो राजा अपनी पूरी परिवार के साथ न्यू शालिनी पैलेस शिफ्ट हो गए, पर ये तो अभी भी बंद था। फिर कहा जाता है उसको किसी होटल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था। आई रियली डोंट नो होटल ग्रुप था, किसी ने टेक ओवर किया था कि राजा ने ही कोशिश की थी वहां पे होटल बनाने की। बट जैसे ही वहां पे होटल बना, बर्तनों को रात में फेंका जाना, अचानक अचानक लाइट का चालू बंद होना, अचानक चीजें इधर से उधर फेंकी जाना, चीजों का हवा में उड़ना, ये वहां पर आने वाले गेस्ट ने नोटिस किया। नहीं तो सर आप इमेजिन करिए, एक तालाब है, वंडरफुल ओल्ड पैलेस है, होटल चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? बिल्कुल। चल ही रहा था पर बंद करना पड़ा था। तो बेसिकली अभी शट है वो पूरी प्रॉपर। तरीके से शट है। महेश जी हमने सारे एस्पेक्ट तो कवर कर लिए हैं वास्तु के। थोड़ा सा फाइनेंस धन पे बताइए, एक धनी बच गया है। और यही तो इम्पोर्टेंट है यही तो सर। इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज इसके बारे में बताइए। एग्जैक्टली तो धन की जब हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही डाउट आता है कि सर हम लोग
तिजोरी कौन से डायरेक्शन में रखे, हम्म, है ना? या तिजोरी जो है वो रखने की असली दिशा कौन सी है? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ सर, धन के देवता है कुबेर जी, राइट। हमारे ट्रेजरर है। मतलब ब्रह्मांड में जितना भी धन है उसका जो ट्रेजरर है वो है कुबेर जी, कुबेर भगवान। जी। इसीलिए तो कुबेर कुंजी हम लोग यूज करते हैं। आपने कुबेर कुंजी देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कई सारे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट कुबेर कुंजी की बात करते हैं। हम्म, कुबेर कुंजी यानी क्या? धन की चाबी। अब जो कुबेर का डायरेक्शन है सर वो है ऑलवेज नॉर्थ, ओके। नॉर्थ की दिशा है कुबेर भगवान की। तो जब भी आप याद रखना, जब भी आप किसी भी रूम में अपनी तिजोरी रखना चाहते हो ना तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखो। ओके। इसका मतलब क्या है? आप वहां से पैसे निकाल सको। कुबेर जी से पैसा ले रहे हो आप तो कितना आएगा आप सोचिए, और वहां पे पैसे दे सको तो कुबेर जी उसकी रक्षा कर सके। तो इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ। पर याद रखना आपका जो तिजोरी हो वो साउथ की तरफ ना आए, मतलब ना खींचा जाए उसको, उसका मतलब जुड़ाव उसकी रहे। ओपनिंग साउथ डायरेक्शन में ना हो। एग्जैक्टली। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो जाएगा फिर? अगर मैं नॉर्थ की तरफ पैसा रख रहा हूं तो अल्टीमेटली साउथ की तरफ खुलेगी। हाँ, अगर आप पुल वाली तिजोरी ले रहे हो तो साउथ की तरफ खुल जाएगा, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उससे अच्छा पुल वाली ना ले, जो डोर होता है ना ओपन, हाँ हाँ। तो एटलीस्ट ईस्ट की तरफ ओपन हो और वेस्ट की तरफ ओपन हो। राइट। मतलब वो ओपन करते करते वेस्ट की तरफ चले जाए या ओपन करते करते ईस्ट की तरफ चले जाए। जी। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। और इससे हम लोग देखेंगे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, पैसा बढ़ रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे फंड्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसा ही कुबेर जी से ले रहे हैं और पैसा ही कुबेर जी को दे रहे हैं। फंड बढ़ेगा। दूसरा, एक्सपेंसेस और लॉसेस कम होंगे हमारे। अनवांटेड एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ, सडन एक्सपेंसेस ऑन एनीथिंग, गाड़ियों का अचानक खराब हो जाना। आपने देखा होगा कई लोगों के घर में प्रॉब्लम होता है, फोर व्हीलर्स बहुत सारे होते हैं पर खराब होते रहते हैं, उसी में ही पैसा लगाते रहता है। तो ये चीजें जो है ना हमारी रुक जाएगी। तो ये आज का जो है ना सबसे बढ़िया सवाल था सर आपका। पैसा कुबेर जी को दो और पैसा कुबेर जी से लो, एंड देन सी पैसा कितना देते हैं कुबेर जी आपको? बहुत ज्यादा देंगे। राइट। ऑलराइट गाइज, आज महेश जी के साथ काफ़ी बातें की, और महेश जी को वापस बुलाएंगे, क्योंकि महेश जी ने प्रॉमिस किया है कि लाल किताब पे एक हम लोग एक्सक्लूसिव एपिसोड करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है जो आप तक भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, स्टे ट्यून फॉर लाल किताब एपिसोड, महेश जी के साथ फिर करेंगे। एंड बिफोर गोइंग, एक लास्ट मैसेज महेश जी का आप सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये मैसेज आपके व्यूअर्स को देने के लिए। मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज तो शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। हमने पंचतत्व की बात की थी, जी। पर आज की डेट में अगर आपको अच्छे से जीना है, आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो छठा तत्व भी आ जाता है सर, दैट इज़ पैसा, राइट। है ना? तो मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, नो मैटर व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, आपके ऊपर दुनिया का कोई भी कठिन या कोई भी एकदम खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ऑलवेज रिमेंबर, हार मत मानना कभी बॉस। क्योंकि 5 तत्व हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन छठा तत्व पैसा भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। सुबह उठिए, आप पूजा पाठ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए और लग जाइए मेहनत पर। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। और मैं महाकाल जी से ज़रूर प्रार्थना करूँगा, भगवान कुबेर से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि वो आपके घर में कभी भी धन का अभाव ना आने दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स टू सर एज़ वेल। महेश जी, एक और चीज़ जाते-जाते, मैं चाह रहा था कि आप एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को अपना इंस्टा हैंडल एंड फेसबुक हैंडल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कि अगर कोई आपको डीएम करना चाहे या किसी कोई क्वेरीज हो ये एपिसोड देखने के बाद, तो आप एटलीस्ट वो आपको कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। आप मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल, यूट्यूब चैनल @एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर से है एवरीवन। आप एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आप मेरे कई सारे जो ज्ञान की चीज़ है वो वहाँ पर देख पाएँगे फॉर श्योर। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल, यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब एज़ वेल, राइट? आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि लाल किताब का इंटरेस्टिंग फैक्ट आना बाकी है। सी द मैजिक हाउ लाल किताब इज गोइंग टू वर्क एवरीवन। ऐसे उपाय देने वाला हूं मैं लाल किताब के, जिससे आपके जीवन में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि आएगी। क्योंकि बता दूं, लाल किताब ही दुनिया का एक लौता ज्योतिष है जिसमें आप एक ग्रह से ग्रहों को दूसरे घरों में शिफ्ट कर सकते हो, वो भी मन चाहे। है ना इंटरेस्टिंग?
सो मैं मिलूंगा आपको लाल किताब वाले एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे थैंक उस यू फॉर एपिसोड के कमिंग लिए महेश बुला जी, रहे हैं। इट वाज वंडरफुल। आपके साथ एपिसोड करना वाज अ प्रिविलेज एंड आई होप कि हम लोग बहुत दिन नहीं, कुछ जल्दी लाल किताब पे भी एपिसोड करें।